तो यूक्रेन के काइव शहर में रहने वाला था। उसकी डेड बॉडी जो है लैम्बोर्गिनी में उसकी अपनी कार में मिली। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा गिरावट आई। हर्षद मेहता मेरे लिए तो हीरो था। बाबरी मस्जिद तो गिरी उधर से, इधर से स्टॉक मार्केट गिरी। तो मुझे धमकी वाले फ़ोन आने शुरू हो गए। कोई पुलिस को लेके घर आ जाता था। जीएस डिफ़ॉल्ट हो गया, तो जान बचाने के लिए शहर छोड़ना पड़ा। तो ये जो क्रिप्टो का पैसा आता है, इजी मनी, ये एक तरह से गैम्बलिंग की मनी है। हर झटका आपको ज़िंदगी में जो है ना, आपको कोई ना कोई सिखा के जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज की वीडियो एक दुख वाली खबर से शुरू करेंगे। आपने शायद न्यूज़ में देखा हो या सुना हो कि एक यूक्रेन का क्रिप्टो का ट्रेडर 32 वर्षीय लड़का जिसका नाम कुडा गैलिश था, तो यूक्रेन के काइव शहर में रहने वाला था। उसकी डेड बॉडी जो है लैम्बोर्गिनी में उसकी अपनी कार लैम्बोर्गिनी में मिली। उसके सिर पे गोली के निशान पाए गए और उसके पास ही उसका अपना गन भी मिला जो उसी के नाम से रजिस्टर्ड था। कहते हैं कि शायद 10 अक्टूबर को जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा गिरावट आई, डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाए 100%, तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी गिरावट आई। तो उसमें सुनने में आया कि उसको लगभग $30 मिलियन का लॉस हुआ। उससे पहले इस सुसाइड, अलेजिडली ये सुसाइड लगती है, अथॉरिटीज़ कह रही हैं, अभी इन्वेस्टिगेट हो रही है, लेकिन लगता है कि सुसाइड ही है। उससे पहले क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात की और उनको अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया। शायद वो उन्हें मैसेज दे रहा था आखिरी, और डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था वो बहुत। तो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन चीज़ों में ये एक नेगेटिव साइड है। अच्छा आदमी था, दान मैंने सुना है काफ़ी करता था वो चैरिटीज़ को। तो दुख हुआ उसके जाने से। तो दोस्तों, मैं ना इन चीज़ों से बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी स्टॉक मार्केट में ही उतार चढ़ाव में निकाली है। तो जो भी आदमी 30-40 साल का जिसका करियर हो स्टॉक मार्केट में, उसने कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं, मंदी, तेज़ी। और जो आदमी 40 साल से काम कर रहा है उसने नुकसान भी बहुत पाए होंगे। तो आज मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ। अपनी कहानी 1988 में, जैसे आपको पता है, मैंने स्टॉक मार्केट में काम शुरू किया। अमृतसर में मैं होता था। उन दिनों में पेपर ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो हर्षद मेहता 1992 में जब आए तो स्टॉक मार्केट में बहुत हलचल मची। स्टॉक के प्राइस 20-20, 30-30% एक दिन में बढ़ जाते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसीसी उसके फेवरेट शेयर थे। तो बहुत लोगों ने पैसा कमाया। हर्षद मेहता मेरे लिए तो हीरो था। उसने अवेयरनेस दिलवाई लोगों को। और मैं 4000 रुपये महीने की नौकरी करता था, किराए के मकान में रहता था अमृतसर में। और उन दिनों में वहाँ पे क्लबों में डीलिंग हुआ करती थी। छोटी छोटी स्टॉक एक्सचेंजेस थी, दिल्ली की थी, लुधियाना में भी थी। तो उसके बाद शाम को जो बैंकों में लोग काम करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, वो शाम को एक क्लब्स लगते थे होटल्स में या कहीं भी। तो वहाँ पे बोलियाँ लगती थी, इतने का लिया, इतने का बेचा। तो पेपर वाले शेयर हुआ करते थे, कागज़ थे शेयर। तो लेन देन हुआ करता था, ये शेयर आप ले लो जी, 200 शेयर 300 शेयर आपने बेचे थे। तो वहाँ पे सौदे जो है ना आपस में हुआ करते थे क्लब्स में। तो जब जुबान की ही वैल्यू होती थी कि वहाँ रजिस्टर में लिख लिए जाते थे सौदे कि इसने उसको बेचा, इस भाव पे बेचा, इतना शेयर बेचा। तो उन दिनों में मास्टर प्लस एक नया आया था शेयर, मास्टर गेन, मास्टर प्लस। तो उसकी ट्रेडिंग चलती थी। और 1992 की बात है, मैं जब 4000 रुपये कमाता था, लेकिन
क्योंकि ट्रांजैक्शन फिजिकल होती थी, शेयर्स लिए और पैसे दिए, शेयर्स दिए पैसे लिए, तो भुगतान कैश से होता था। एक हफ्ते की डिलीवरी होती थी, लास्ट फ्राइडे में जो सौदे हुए तो अगले फ्राइडे को भुगतान होना है, उसने शेयर जिसने ले रखे हैं उसने शेयर देने हैं, उससे पैसे लेने हैं। तो हमारे छोटे छोटे बैग्स हुआ करते थे, हैंड बैग, उसमें उस ज़माने में मैं 4,000 की सैलरी लेता था, लेकिन मैंने हर्षद मेहता के चक्कर में इतना पैसा बना लिया था, तो लाखों रुपया मेरे बैग में कैश होता था। 10,000 शेयर लिए, 15,000 लिए, 5,000 शेयर लिए, बेचे। तो मैंने इतनी जल्दी 1988 में जैसे शुरू किया मैंने, और ये 90, 91, 92, तो मुझे लगा कि मुझे स्टॉक मार्केट का सब कुछ आ गया और मैं तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था। और छोटी सी जॉब करने के बावजूद भी मेरी आवाज़ 10,000 शेयर लिए, 5,000 शेयर लिए, 13-20 में लिए, 13-30 में लिए, सौदे हो गए। तो मैं अपने आप को खुदा समझने लग गया कि भैया स्टॉक मार्केट में तो मेरे को पैसा बनना ही बनना है। तब हुआ 1992 में हर्षद मेहता का जो है अर्ली 92 में शुरू हो गया था, इसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा। अप्रैल एंड में या मई में इसके खिलाफ कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि पैसे की एम्बेजलमेंट करी है इसने। 4,000 करोड़ के आसपास का उस ज़माने में बहुत होता था, 4,000 करोड़ का घपला सुनने में आया। तो स्टॉक मार्केट बहुत हिचकोले खाने लगी, ऊपर नीचे। तो सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद हुआ 6 दिसंबर 1992 में। दोस्तों यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है दर्द वाली। बहुत सारे सौदे हमने सिर पे ले रखे होते थे। तो 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही थी कि आपने मस्जिद नहीं गिरानी है। कल्याण सिंह ने लिख के सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ने भी ऑर्डर कर दिया था कि कोई भी कार सेवक उसको मस्जिद को नहीं गिराएंगे। तो उस दिन उन्होंने मस्जिद को गिराना था, डेट रखी हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मास्टर प्लस 14, 14.5 का शेयर हुआ करता था, और जब कल्याण सिंह ने लिख के सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि मैं हर हालत में बाबरी मस्जिद को बचाऊंगा, गिरने नहीं दूंगा, तो सब लोगों ने कहा कि भैया सब अब शांति से गुजर जाएगा। टेंशन बहुत थी पूरे देश में। लेकिन हुआ क्या, दोपहर को टीवी पे आने लग गई वीडियोस कि वहाँ पे चढ़ गए हैं कुछ कार सेवक्स और उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद तो गिरी उधर से, इधर से स्टॉक मार्केट गिरी। छुट्टी का दिन था शायद, स्टॉक मार्केट गिरी, ऐसी गिरी कि मास्टर प्लस जो था, जो मैंने काफ़ी हज़ारों शेयर ले रखा था अपने सिर के ऊपर, तेजी आ जाएगी अगले दिन, क्योंकि मस्जिद नहीं गिरेगी और देश में शांति रहेगी। मस्जिद गिरी, राइट्स शुरू हो गए पूरे देश में, 200 के करीब लोग मरे उन राइट्स में, और उसमें मैं फाइनेंशियली मर गया। ऐसे धड़ाम से वो स्टॉक मार्केट गिरी, शेयर्स इतने नीचे गिरे, और जितने मैंने शेयर्स ले रखे थे, होता क्या था देखो दोस्तों, उस जमाने में जवान की जैसे बताया आपको वैल्यू होती थी, तो हम फ़ोन के ऊपर ही किसी से कहते थे 13.5 में 10,000 शेयर आपसे लिए, मैंने आगे किसी और को 14.25 में उसके बेच दिए। मैंने तो 25 पैसे बीच में से कमाने हैं, 10,000 शेयर है, मैंने 2500 रुपया कमाना है। तो होता क्या था, जब शेयर का भाव गिर जाए तो जिससे मैंने 13.5 में ले रखे हैं, भाव आ गया 12 रुपये या 11 रुपये, तो जिससे मैंने ले रखे हैं वो तो 13.5 के हिसाब से मुझे देने के लिए मेरे पास आ जाएगा, ये पकड़ो जी 10,000 शेयर, 13.5 के हिसाब से मुझे पैसे दो। मैंने जिसको 14.25 में बेच रखे हैं उसको फ़ोन करूँगा, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। तो इस तरह से ये चेन होती है। उसने 14.25 वाले ने आगे किसी को बेच रखे 14.80 में, 13.80 में, 14 में, उसने आगे से बेच रखे, टोपी घुमाते रहते थे हम लोग। तो एक आदमी बीच में से अगर टूट गया तो सारी चेन टूट गई, क्योंकि उसी से पैसे लेके मैंने उसको देने थे, और उसने बेचारे ने कहीं और से ले रखे थे,
उसने उसको पैसे देने होंगे। तो इस तरह से मेरे पास बहुत ज़्यादा शेयर थे। तो जब चेन टूटती है तो जिसके सौदे ज़्यादा जिसने कर रखे होते हैं वो आदमी उतना मर जाता है, क्योंकि जो लेने वाला है वो तो आ गया और जो देने वाला है वो गायब है। तो लेने वाला कहेगा भैया मुझे तो अभी पैसे दो, आपका फ्राइडे का सौदा था, फ्राइडे आ गया, ये पकड़ो शेयर और आप पैसे दो। तो साख बनी होती थी, बहुत मार्केट में साख थी। तो दोस्तों हालात लंबी बात ना करते हुए ऐसा हुआ कि मुझे देनदारी बहुत हो गई, लाखों की देनदारी हो गई। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरी 2 बच्चे थे छोटे छोटे, किराए के मकान पे रहता था। मैं अमृतसर से भाग के वहाँ पे दिल्ली चला गया, क्योंकि कुछ जो लोग हैं जिनके पास डंडा होता है वो फिर डंडे वाले आ जाते हैं, आपको कहते हैं कि भैया पैसे दो। तो मुझे धमकी वाले फ़ोन आने शुरू हो गए, कोई पुलिस को लेके घर आ जाता था। तो जो लोग उन दिनों में स्टॉक मार्केट में काम करते थे, बड़ा ट्रेडिंग करते थे, उन सारों की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया ज़रूर होगा। तो अब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना पागल था कि इतना पैसा बनाया और एक दिन में सब कुछ चला गया। पैसा भी गया, इज्जत भी गई, क्योंकि शहर में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि भाई वो डिफ़ॉल्ट हो गया, आवाज़ लगने लगती थी जीएस डिफ़ॉल्ट हो गया। मैं अकेला नहीं, कई लोग डिफ़ॉल्ट हुए, पर मुझसे जिसने लेने थे एक आदमी था, उसकी पुलिस में काफ़ी पहुंच थी। तो उसने तो मेरे को टेबल पे बिठा के रिवॉल्वर टेबल पे रख दी कि भैया कब दोगे पैसे दो। तो मेरे पास हो तो मैं दूं, कहाँ से दूं? तो जान बचाने के लिए शहर छोड़ना पड़ा। लगभग 15-20 दिन दिल्ली में रहा छिपके। तब तक लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो सौदे हुए थे वो सारे भुगतेंगे नहीं, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं, और भी थे। तो जिन लोगों के कुछ देने थे उनसे बात करी कि भैया आहिस्ता आहिस्ता करके दे देंगे। तो इस तरह से धड़ाम से मैं गिरा। तो मैं इस कुडा गैलिश की जब स्टोरी सुनता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो मॉरल स्टोरी को क्या है दोस्तों, इसीलिए इसी चीज़ों को याद में दिमाग में रखते हुए जब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जुआ मत खेलो, इस तरह से मत करो, अब मुझे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल पागल था। जब मैं कहता हूँ ना कि मैं पागल था, तो मेरी वाइफ कई बार कहती है अब ठीक हो गए हो क्या? तो आर यू श्योर? वो कहती है कि अब आप ठीक हो गए हो। तो चलो ये मजाक की बात थी। एक छोटी सी स्टोरी मैं और बताऊंगा इस संदर्भ में कि पैसे जब आपके पास आ जाते हैं तो उनको संभालना बहुत बड़ी बात होती है, खास करके स्टॉक मार्केट का पैसा, क्योंकि इजी कम इजी गो। हमारे कसिनो में ये कहते थे इजी कम इजी गो। आसानी से जो पैसा बनाया हुआ आपने वो इतनी ही आसानी से चला भी जाता है। तो क्रिप्टो में अब लोगों ने कितना पैसा बना लिया, 2-2 सेंट वाली चीज $13 की हो गई। इतने क्रिप्टो में पैसे बन गए, स्टॉक मार्केट में भी बन गए लोगों के। अमेरिका में तो बहुत पैसे बने, क्रिप्टो में भी बने लोगों के। तो कमाना एक चीज है, उसके बाद उसको संभाल पाना उससे भी इंपॉर्टेंट है। कई कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि पैसे को कैसे बनाया जाता है, पैसे बनाने के तरीके क्या क्या हैं। लेकिन पैसे संभालने की क्लासेस कहीं नहीं मिलती, लोग इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। मैं कहता हूँ जितना पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसे को संभालना, ताकि आपकी वेल्थ रहे। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन वेल्थ जो है ना आपकी वो परमानेंट होती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी, पैसा और वेल्थ में यही डिफरेंस होता है। पैसा आया और चला जा सकता है, वेल्थ जो है ना आपकी परमानेंट होती है। तो वेल्थ क्रिएट करो। जब पैसा कमाते रहो, किसी काम में भी आपका कहीं दाल लग गया, आपने कहीं पैसा बना लिया स्टॉक मार्केट में, कहीं कोई अच्छी डील आपको हो गई, आपने वहाँ पे बिजनेस में अच्छा मोटा पैसा बना लिया, ठीक है, उसके बाद उसको संभालने की जिम्मेवारी भी आपकी है, वरना आप फिर से खाली हो जाओगे। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं कसिनो में जॉब कर रहा था, तो एक गुजराती भाई हमारे वहाँ पे आए, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई मुझे
कैलिफोर्निया के कसिनो में जब मैं जॉब करता था, उन्होंने बताया कि वो लॉस वेगस में वो शेफ़ थे, रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में शेफ़ थे। तो जब 2008 के क्राइसिस आए, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, उन दिनों की बात है, वो लॉस वेगस में उनको बिजनेसेस काफ़ी बंद हो रहे थे, काम ख़त्म हो गया, बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो ले ऑफ कर दिया। उनके मालिक ने कहा, रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उन्होंने कहा भैया मैं तो रेस्टोरेंट बंद कर रहा हूँ, आप अपना अरेंजमेंट कर लो। तो ये आपको 2,000 $1,500 उसको दिए। 3 शेफ़ थे, तो तीनों को भैया आप ये छुट्टी करो और ये आपको 2,000 रुपये दे दिए, डॉलर दे दिए कि भैया इसके बाद आपका जॉब ख़त्म है। तो अब वो क्या करते, तो वो अपनी ज़बानी बता रहा है ये गुजराती आदमी मुझे, कि उसके बाद वो तीनों जन लॉस वेगस में कसिनोज हैं, एक कसिनो में गए, वहाँ पे बाकरा गेम होती है, वो बाकरा में खेलने लगे। वहाँ पे होता है बैंकर और प्लेयर, तो 50-50 होता है, बैंकर आएगा या प्लेयर आएगा। तो वो पैसे लगाने लगे। उन्होंने शुरुआत करी प्लेयर के ऊपर, तो भाई साहब उन्होंने, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव बैटिंग, उन्होंने प्रोग्रेसिव बैटिंग शुरू कर दी कि डबल करके लगानी शुरू कर दी, कि एक जीत गए उसी को, जैसे $100 लगाए तो उसके 200 लगा दिए अगली बार, 200 जीते 400 हो गए, अब उन्होंने 400 लगा दिए। भाई साहब वो बंदा बताता है $13 लाख उनके बन गए, $13 लाख उनके बन गए। 1,000 $2,000 उनकी जेब में थे, $13 लाख बन गए उनके। तो उन्होंने उसके बाद पैक किया। ये मैं बता रहा हूँ कि पैसे को संभालना कैसे होता है। वो तीनों जन मंदिर में गए, उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे। भगवान के सामने उन्होंने प्रण लिया कि हम आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। वो कैलिफोर्निया आए, क्योंकि कैलिफोर्निया के रहने वाले थे, वो लास वेगस जॉब के सिलसिले में गए थे। तो जब वापस कैलिफोर्निया आए और उन दिनों में बिजनेसेस बिल्कुल बंद हो रहे थे, उन्होंने एक गैस स्टेशन लिया, जो $1 मिलियन का गैस स्टेशन था, उनको 3-3.5 लाख में मिल गया। पहला उन्होंने वो लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा लिया, उन्होंने 4 गैस स्टेशन ले लिए उस पैसे में और उनको चलाया। और वो आदमी अब जब मुझे ये बात बता रहा है, तो वो तीनों आदमी मिलियनेयर बन चुके थे। इस तरह से होता है अपने पैसे को संभालना। अगर वो दूसरे दिन दोबारा कसिनो में चले जाते या अगले 15 दिन बाद चले जाते, तो उनका $13 लाख भाई साहब वहीं पे उसी कसिनो में वापस चला जाता। 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 6 महीने में वापस चला जाता। तो ये जो क्रिप्टो का पैसा आता है, इजी मनी, ये एक तरह से गैम्बलिंग की मनी है। रियल में तो आप 12-14% बिजनेस में कमा सकते हो, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में जो पैसा आता है ना, वो आपको जल्दी क्विक पैसा आता है और फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती आपको। और अगर वैल्यू पैसे की नहीं करोगे, लक्ष्मी की अगर आप इज्जत नहीं करोगे, तो फिर वो आपके पास रहेगी नहीं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपके पास जब पैसे आ जाएं, तो उस पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट करो। आप रेंटल प्रॉपर्टीज ले लो, ठीक है ना, कोई फ्लैट ले लिए, किराए पे चढ़ा दिए, उससे आपको कंसिस्टेंट इनकम आनी शुरू होगी। आपका जो फ्लैट है वो थोड़ा कम भी हो गया प्राइस में, तो कोई बात नहीं, क्रिप्टो तो फिर मिट्टी भी, जीरो भी हो सकती है। तो जितना पैसा अगर आपके पास किसी के पास आ गया, ये मैं आपको $1 मिलियन लेसन दे रहा हूं। आपके पास कहीं से भी कोई पैसा फालतू आ जाए, उसको 1 मिनट भी घर पे मत रखो, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर दो और उसका रिटर्न चाहे 12% ही सालाना आता रहे। आपने अगर 1,000 से 1 लाख रुपए बना लिया, तो 1 लाख रुपए को भाई साहब अगर आप किसी ऐसी जगह लगा देते हो म्यूचुअल फंड में, जिसका आपको 1,000 रुपया महीना भी आता है, 1% रिटर्न महीने का अगर लगा ले जाए, तो आपने तो 1,000 से शुरू किया था, लाख बन गया। अब लाख का 1,000 रुपया महीना तो आपका उसका आ रहा है, उसमें से आप अपना जो कमाई है मेन अमाउंट निकाल दो, बाकी थोड़े से पैसे के साथ आप खेलना है तो खेलते रहो। तो पैसे को कन्वर्ट करते रहो वेल्थ में, पैसे को कन्वर्ट करते रहो वेल्थ में, अदरवाइज पैसा आपको बाय बाय कह देगा बहुत जल्दी। अब मैं पैसा और फेम दोनों चीज़ों में ये काउंट करती है। अगर आपके पास फालतू पैसा आ गया, इट फील्स लाइक द मनी डजंट बिलोंग टू यू। अगर वो पैसा आपको बिलोंग नहीं करता, तो आपको छोड़ के चला जाएगा।
आपको पैसे को ये एहसास दिलाना है, अपने अंदर से भी अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि ये पैसा मेरा ही है, दिस मनी बिलोंग्स टू मी। फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, उसको आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर लो। फेम भी ऐसा ही होता है। कहीं आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, उसके साथ एक विनोद कांबली स्कूल में इकट्ठे खेलते थे और दोनों ने नेशनल टीम में इकट्ठे लगभग एंट्री ली। सचिन तेंदुलकर अपने फेम को संभाल पाया, बनता गया आगे। विनोद कांबली उतना ही अच्छा खिलाड़ी था, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन वो अपनी फेम को नहीं संभाल पाया और वो टीम से भी बाहर हुआ, दारू वारू पीने लगा। अब लेटेस्ट मैंने 2-4-6 महीने पहले सुना था कि वो रिहैब सेंटर में है, ड्रिंकिंग अल्कोहलिक प्रॉब्लम है उसकी और बीमार भी है, उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। इतना फेम वाला आदमी, तो फेम को बचाना। कपिल शर्मा के साथ ऐसा हुआ, जो कॉमेडियन है, याद होगा आपको, अल्कोहलिक हो गया था, गालियां वालियां उसकी काफ़ी मैंने सुनी, वो फेम को संभाल नहीं पाया। फिर उसने जब झटका लगा, उसके बाद फिर वो सही रास्ते पे आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी तरह से कई ऐसे लोग होते हैं, कई एक्टर्स फिल्मों में आपने देखे होंगे कि वो एकदम से फेम उनको मिल गया, उसके बाद वो पागल हो गए। इसी तरह से पैसे का भी यही सिलसिला है, पैसा आदमी को पागल कर देता है। तो जब आपके पास कोई पैसा आ जाए, उस पैसे को आप वेल्थ में कन्वर्ट करो और ठंडा करके आराम से उसको डाइजेस्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वापस आप वहीं पे आ जाओगे। 88, 89, 90 में जो मैंने कमाया 91 में, उस समय अगर मैं संभाल लेता पैसे या अच्छे स्टॉक्स लेके रख देता रिलायंस के, या अच्छे इन्वेस्ट करके बैठ जाता, उस चीज कहाँ के कहाँ चले गए। लेकिन यंग था, 25 साल के आसपास उम्र थी मेरी, पैसे को संभालना नहीं आया। शायद मैं उस समय उस पैसे के काबिल ही नहीं था। ऐसा होता है कि पैसा अगर आपके पास आ गया या फेम आपके पास आ गई, अगर आप उसके काबिल ही नहीं हो तो वो फेम या पैसा आपके पास रहेगा नहीं। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि पैसा आपके पास टिक सके, आप वेल्दी कहलाओ, पैसे वाले नहीं, आप वेल्दी कहलाओ अपने आप को। मनी और वेल्थ में डिफरेंस समझो। तो जो लोग पुराने हैं, तो मेरी इस हर्षद मेहता के टाइम के जो सौदे हुए करते थे और जैसे लोग गैम्बलिंग किया करते थे, वो उससे रिलेट कर पाएंगे स्टोरी को। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा, और भगवान करे कि आप लोग पैसा कमाओ और फिर वेल्दी बन जाओ। जो परमानेंट वेल्थ होती है ना, वो क्रिएट करो, एसेट्स में लगा दो, अपनी एसेट्स क्रिएट करते रहो, लायबिलिटीज नहीं। पैसा आया, जैसे 5 लाख रुपया महीने का एक कमा लिया, 5 लाख अगले महीने, तो तीसरे महीने आदमी क्या करता है, बढ़िया फॉर्च्यूनर खरीद ली, उसकी EMI पल्ले बांध ली, वो लायबिलिटी है। आपको हर महीने उसकी EMI देनी है, प्लस उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी है। तो एसेट्स क्रिएट करो। जब आपकी इनफ एसेट्स हो जाएं, तो उन एसेट्स से जो रिटर्न आए, उससे आप जो लग्जरीज हैं लाइफ की, मैं ये नहीं कहता कि लग्जरी एंजॉय मत करो। अब मैं इस काबिल हूं, मैंने वेल्थ इतनी क्रिएट कर ली, मैंने सबक सीखा और मुश्किल दौर से गुजरा, उसने मुझे लेसन दिया। हर झटका आपको जिंदगी में जो है ना, आपको कोई ना कोई सिखा के जाता है। समझने वाले होने चाहिए आप। उसके बाद फिर जब पैसा मेरे पास आया ना, मुझे वो दिन याद आ जाता था कि भैया अब ये जो पैसा ना, इसको मैं जाने नहीं दूंगा, इसको मैं प्रॉपरली इन्वेस्ट करूंगा। और फिर वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ वेल्थ जनरेशन का, तभी मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इस बात को समझेंगे, और जब जब आपके पास पैसा आएगा आप वेल्दी बनोगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो। नमस्कार।